everybody, this is Amir Khan here. Today we will learn chemistry for class 10. Okay, today we will learn identification of chemical reaction. आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन का आइडेंटिफिकेशन। देखिए इतना तो तय है कि इस दुनिया में हर एक चीज का एक आइडेंटिफिकेशन होता है। जैसे अगर हम एक मार्केट जाए और मार्केट से मार्कर खरीद के लाए तो इस मार्कर का भी अपना एक आइडेंटिफिकेशन है। क्या आइडेंटिफिकेशन है कि मार्कर से कुछ हम लोग लिखने का काम करते हैं। इसका ब्लैक कलर इसका आइडेंटिफिकेशन है। जैसे आपका आधार नंबर आपका आइडेंटिफिकेशन है। चेहरे पे कोई कट हो गया या कहीं पे मस्सा निकल गया या कुछ दाना निकल गया या हेयर का कलर, वो आपका आइडेंटिफिकेशन है। तो दुनिया में हर एक चीज का एक आइडेंटिफिकेशन होता है। डॉक्टर का अपना एक आइडेंटिफिकेशन है, इंजीनियर का अपना एक आइडेंटिफिकेशन है। तो हर एक चीज का आइडेंटिफिकेशन है। उसी तरह केमिकल रिएक्शन का भी कुछ आइडेंटिफिकेशन है। हम कब कहेंगे कि रिएक्शन हुआ है, हम कब कहेंगे कि रिएक्शन नहीं हुआ है, तो कुछ सर्टेन आइडेंटिफिकेशन है। जैसे किसी डिजीज में सिम्टम्स होता है ना, जैसे किसी का बॉडी पेल येलो कलर का हो रहा है, यूरिन येलो कलर का आ रहा है, फीवर हो रहा है, तो हम बोलते हैं ना कि इसको सर्टेन डिजीज है, डॉक्टर को दिखाओ। उसी तरह केमिकल रिएक्शन होने के लिए भी कुछ सिम्टम्स है, कुछ साइन है, कुछ आइडेंटिफिकेशन है। अगर वो आना शुरू हो गया तो समझ जाएंगे केमिकल रिएक्शन हुआ। अगर वो सब नहीं हुआ है तो समझ जाएंगे केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डील अ क्वेश्चन। आवर क्वेश्चन इज हाउ डू वी आइडेंटिफाई अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, जब भी कभी केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो सर्टेन चेंजेस होते हैं, कुछ साइंस आते हैं, कुछ सिम्टम्स आते हैं, ओके, कुछ आइडेंटिफिकेशंस होते हैं। तो उस आइडेंटिफिकेशन को देखिए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ। जैसे डिजीज कंडीशन के लिए कुछ सिम्टम्स और साइन आता है तो पता चल जाता है डिजीज हुआ है या नहीं हुआ है। उसी तरह केमिकल रिएक्शन होने के लिए 5 साइन है, 5 सिम्टम्स है, ठीक है, 5 लक्षण है, 5 आइडेंटिफिकेशन है। नंबर फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन, चेंज इन टेम्परेचर आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन मे और मे नॉट बी चेंज इन टेम्परेचर टेक्स प्लेस। ठीक है, इन पांचों में से कोई ना कोई एक चीज जरूर होगा केमिकल रिएक्शन के दौरान। जैसे कोई बीमार पड़ता है तो फीवर होगा, स्नीजिंग होगा, वोमिटिंग होगा, हेडेक होगा, स्टमक एक होगा, पेट में दर्द। तो ये जरूरी थोड़ी ना कि ये सभी का सब हो जाए, कुछ ना कुछ एक चीज तो जरूर होगा जब कोई बीमार पड़ेगा। तो ये 5 सिम्टम्स है, आइडेंटिफिकेशन है रिएक्शन होने के लिए। इसमें से कोई एक भी अगर हो गया तो समझ जाइए केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो नंबर फर्स्ट चेंज इन टेम्परेचर, नंबर सेकंड चेंज इन स्टेट, स्टेट का मतलब फिजिकल स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस। थर्ड वन इज इवोल्यूशन ऑफ गैस, fourth one is change in color, and the fifth one is formation of PPT. Actually this PPT stand for precipitate. Precipitate का मतलब होता है formation of insoluble product. तो ये आपको 5 क्राइटेरिया है, 5 आइडेंटिफिकेशन है जो बताएगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। आप इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं चेंज इन टेम्परेचर। देखिए जब भी कभी केमिकल रिएक्शन होगा ना तो टेम्परेचर में चेंजेस आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस टेम्परेचर का मीनिंग। तो व्हाट इज टेम्परेचर? एक्चुअली टेम्परेचर स्टैंड फॉर द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। मतलब टेम्परेचर आपको बताता है कितना हद तक कोई भी ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है। क्लियर है? जैसे कि हम जानते हैं टेम्परेचर को मेजरमेंट भी कर सकते हैं। 3 स्केल होता है टेम्परेचर को मेजर करने का, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड सिर्फ और सिर्फ केल्विन। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ केल्विन इसलिए कहा मैंने कि केल्विन में ना डिग्री नहीं लगाते। तो 3 स्केल है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। वो मेरे मुंह से सिर्फ निकल गया था। तो देयर इज अ 3 स्केल फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर एंड द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज व्हाट? केल्विन। और केल्विन में डिग्री वर्ड हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। खैर, चेंज इन टेम्परेचर एंड टेम्परेचर स्टैंड फॉर व्हाट? डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। तो टेम्परेचर की बात आ रही है तो हॉट भी हो सकता है या कोल्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर इसका मतलब कभी भी रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बन के तैयार होगा वो प्रोडक्ट रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ठंडा भी हो सकता है और वो प्रोडक्ट रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में गर्म भी हो सकता है। तो अगर वो प्रोडक्ट रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ठंडा हो गया इसका मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई। वैसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है? अगर मान के चलिए आफ्टर द रिएक्शन प्रोडक्ट गर्म हो गया तो इसका मतलब उसमें से जो हीट है वो इवॉल्व हो रही है।
मतलब हीट निकल रही है तभी तो वो गर्म है, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ऑन द बेसिस ऑफ हीट देयर इज अ टू टाइप ऑफ रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, एक्सो का मतलब होता है बाहर, थर्मा मतलब हीट, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट बाहर की तरफ निकले, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है? जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। एक रिएक्शन ले लो, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, या आपके एनसीईआरटी बुक का है, इसको रिएक्ट करो वाटर के साथ H2O। तो अब देखो यहां पर ये वाटर लिक्विड है, कैल्शियम है, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, लाइम भी कहते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट करा रहे किससे, वाटर से, क्विक लाइम को रिएक्ट करा रहे किससे, वाटर से। तो क्या बनता है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और आफ्टर द रिएक्शन बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग सिलेक्ट लाइम भी कहते हैं। ठीक है, और आफ्टर द रिएक्शन लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या होता है, रिलीज होती है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो रिएक्टेंट के पास लेस अमाउंट ऑफ हीट है, जबकि आफ्टर द रिएक्शन सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट क्या होती है, रिलीज होती है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि आफ्टर द रिएक्शन हीट रिलीज हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर हुआ ना, तो हमको पता चलेगा कि ओ मतलब रिएक्शन हो गया। तो अगर कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट कर रहा है और मुझे चेक करना है रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, एक ही कंडीशन है चेक करने का। वैसे तो और भी बहुत सारा तरीका है, बट फिलहाल जानने के लिए एक तरीका है, आफ्टर द रिएक्शन हीट रिलीज होगा, हम समझ जाएंगे रिएक्शन हुआ है। तो ये रिएक्शन था आपको क्या, एक्सोथर्मिक। क्लियर है? एक्सो स्टैंड फॉर हीट, सॉरी एक्सो स्टैंड फॉर आउट मतलब बाहर, एंड थर्मा स्टैंड फॉर व्हाट, हीट मतलब बाहर की ओर हीट निकलेगा। चलो तो अब एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं। क्या करना है, हमें कैल्शियम कार्बोनेट लेना है। कैल्शियम कार्बोनेट इज आल्सो नोन एज मार्बल, व्हाइट कलर का होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को लेना है और कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करना है। अब आप यहाँ पर देख रहे हो ये ट्राइंगल, ये छोटा सा ट्राइंगल को हम लोग डेल्टा कहते हैं, और ये सिंबल है किसका, हीट का। जैसे रेड लाइट डेंजर का सिंबल है, उसी तरह किसी भी क्वेश्चन में छोटा सा जो ट्राइंगल होता है इसको डेल्टा कहते हैं, और ये सिंबल है किसका, हीट का। तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो बनेगा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा सॉलिड, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा गैस। क्लियर है? तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो जब रिएक्शन हो रहा था तो रिएक्शन के दौरान ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मैंने हीट दिया, बट आफ्टर रिएक्शन हीट रिलीज नहीं हुआ, जबकि हीट क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। क्योंकि मैंने तो बाद में हीट लिखा नहीं, मतलब इस रिएक्शन में ये वाला जो आप हीट देख रहे हो ये हीट क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, और जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में थोड़ा कोल्ड होगा, थोड़ा ठंडा होगा, तो इसमें तो हीट एब्जॉर्ब हो गया। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक। क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक। एक सेकेंड, ये जो वर्ड है इंडो स्टैंड फॉर इनसाइड, अंदर की ओर, थर्मा मतलब हीट, इसमें जो हीट होता है वो अंदर की ओर एब्जॉर्ब हो जाती है, खींच ली जाती है। क्लियर हुआ? तो हमको अगर पता करना है कि ये रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, तो हम देखेंगे रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी जो टेम्परेचर होगी, उसकी जो हीट होगी वो रिएक्टेंट से कम होगी, तो समझ जाएंगे ओ मतलब रिएक्शन हो गया। क्लियर है? तो आफ्टर द केमिकल रिएक्शन या तो हीट इवॉल्व होगा एक्सोथर्मिक, या तो हीट एब्जॉर्ब होगा एंडोथर्मिक। तो अगर टेम्परेचर में चेंजेस आता है, इट मींस डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, टेम्परेचर में चेंजेस आता है तो हम ये कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन वहां पर हुआ है। तो चेंज इन टेम्परेचर एक साइन है, एक आइडेंटिफिकेशन है केमिकल रिएक्शन का। आप इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अब हम लोग अगला आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं रिएक्शन का, चेंज इन स्टेट। अब ये स्टेट क्या है, ये फिजिकल स्टेट है। तो आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन हो सकता है कि स्टेट बदल जाए, जैसे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट कर जाए, लिक्विड गैस में कन्वर्ट कर जाए, या गैस लिक्विड में कन्वर्ट कर जाए, तब पर ही पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हुआ है। लेकिन ऐसा तो फिजिकल चेंज में भी होता है। तो ये कोई बहुत बड़ा क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन फिर भी बुक में लिखा जाता है, तो इसको एक्सप्लेन करना है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल से मैं आपको बता दूं, जरा देखिएगा। यहाँ पर कार्बन एक सॉलिड है, उसको रिएक्ट करा रहे किससे, ऑक्सीजन गैस से। तो जब कार्बन सॉलिड को रिएक्ट कराएंगे ऑक्सीजन गैस से, तो आफ्टर अ रिएक्शन बनेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है। तो आप देख सकते हो रिएक्टेंट में कार्बन सॉलिड के फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैस ही है, बट जो प्रोडक्ट बना वो किस फॉर्म में आया, गैस के फॉर्म में आया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कार्बन का फिजिकल स्टेट कन्वर्ट किया और ओवरऑल कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में। तो
प्रोडक्ट में एक भी सॉलिड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गैस है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर चेंज इन स्टेट हुआ। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं यहाँ पर। जैसे मान के चलिए फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं पोटाशियम सॉलिड, ओके पोटाशियम, ओके स्टूडेंट। अब हम लोग अगला स्टेप देखेंगे यहाँ पर चेंज इन स्टेट का। ये एनसीईआरटी बुक का भी है। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम एक सॉलिड है, उसको रिएक्ट करा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे कंबशन रिएक्शन कराएंगे, मैग्नीशियम को बर्न करेंगे ऑक्सीजन के साथ, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा और कंबशन भी होगा उसके साथ ही साथ। तो प्रोडक्ट बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसके साथ साथ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्लस लाइट भी क्या होगा, रिलीज होगा। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल है। खैर मुझे यहाँ पर क्या दिखाना है, मैग्नीशियम एक सॉलिड है बट ऑक्सीजन एक गैस है, तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट है, बट जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सॉलिड के फॉर्म में बन रहा है। तो अब यहाँ पे देखो ये जो ऑक्सीजन गैस है, इसका जब ये ऑक्सीजन कंबाइन किया मैग्नीशियम के साथ, तो जो MgO बना वो ओवरऑल क्या है, सॉलिड है। तो यहाँ पर जो स्टेट है वो चेंज हुआ ना, फिजिकल स्टेट, मतलब गैस से सॉलिड में कन्वर्ट किया। मैग्नीशियम सॉलिड है तो MgO में भी वो सॉलिड के ही फॉर्म में है ओवरऑल MgO, बट ऑक्सीजन तो अब गैस नहीं ना रहा, क्योंकि प्रोडक्ट तो एक बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड और वो ओवरऑल सॉलिड है। तो चेंज इन स्टेट का मतलब होता है फिजिकल स्टेट बदल जाना, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट करना, लिक्विड गैस में या गैस सॉलिड में। क्लियर हुआ? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल है। एनसीईआरटी बुक का ये क्वेश्चन है कि व्हाई शुड बी क्लीन मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग इन एयर। मुझसे कल एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर इसका एक्सप्लेनेशन जरा बता दीजिएगा, तो मैं इस चीज को क्लियर कर रहा हूं। तो देखिए दुनिया में किसी भी चीज को इस्तेमाल करने से पहले मुझे साफ करना पड़ता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देके बताऊं, ये शॉर्ट है, अगर मैं शॉर्ट को 2 दिन तक पहन रहा हूं और मुझे तीसरी बार फिर अगर पहनना है, किसी वीआईपी जगह पे जाना है या मुझे वीडियो बनाना है, तो मैं उससे पहले शॉर्ट को क्लीन करूंगा, साफ करूंगा। और कोई मुझसे पूछेगा कि आपने शॉर्ट को क्यों साफ किया, तो मैं बोलूंगा ना कि मुझे दोबारा से इस्तेमाल करना है, क्योंकि मेरा शॉर्ट गंदा था, उसमें से डस्ट पार्टिकल को हटाने के लिए मुझे शॉर्ट को साफ करना पड़ा। तो बस यही बात है। मैग्नीशियम रिबन जो होता है, तो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसको क्लीन क्यों करते हैं, इसीलिए क्योंकि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर रखा लेबोरेटरी में ऑक्साइड का लेयर बन जाता है। किसका लेयर जाता है? ऑक्साइड का लेयर, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का एक पतला सा लेयर जम जाता है। तो अब मैग्नीशियम रिबन के ऊपर तो ऑक्साइड, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का बहुत ही मामूली सा लेयर बन चुका है। तो अगर हम मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो जलाने में प्रॉब्लम होगा, नहीं ठीक से बर्न होगा। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले सैंड पेपर से रब करके या किसी भी चीज से ऑक्साइड, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के लेयर को हटा लेते हैं। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोग किसी भी चीज को इस्तेमाल करने से पहले उसको साफ करते हैं, जैसे खाना खाने से पहले बर्तन को साफ करते हैं ना, उसी तरह मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसको क्लीन करते हैं। क्लियर हुआ? चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। पोटाशियम आयोडाइड वाटर में डालने के बाद एक्वस हो गया, लीड नाइट्रेट वाटर में डालने के बाद एक्वस हो गया। तो अब इन दोनों का रिएक्शन हो रहा है, हालांकि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आफ्टर द रिएक्शन दो प्रोडक्ट बना, पोटाशियम नाइट्रेट एक्वस, बट यहाँ पे आप देख सकते हो लीड आयोडाइड। लीड आयोडाइड जो बन रहा है ये एक पीपीटी है। पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेट, मतलब इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, और ये सॉलिड होता है। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है वो येलो कलर का बना है। तो अब यहाँ पर ये बता सकते हैं कि यहाँ पे कलर में भी चेंजेस हुआ है और चेंज इन स्टेट भी हुआ है, क्योंकि एक ऐसा प्रोडक्ट बना है जो सॉलिड फॉर्म में है, मतलब पीपीटी है। तो चेंज इन कलर हुआ ना, तो याद रखिएगा आफ्टर द केमिकल रिएक्शन कलर में भी चेंजेस हो सकता है या स्टेट में भी चेंजेस हो सकता है। जैसे वहां पर एक सॉलिड प्रोडक्ट बना, क्लियर है, जबकि ये दोनों एक्वस फॉर्म में था और वो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बना। तो केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उसके बाद स्टेट में भी चेंजेस आती हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अब हम लोग अगले प्रॉपर्टी पे आते हैं, चेंज इन कलर। तो अब देखिए चेंज इन कलर क्या, सोडियम सल्फेट एक्वस को लेना है, बैरियम क्लोराइड एक्वस को लेना है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। आफ्टर द रिएक्शन दो प्रोडक्ट बनेगा, सोडियम क्लोराइड एक्वस और बैरियम सल्फेट बनेगा। अब जरा यहाँ पर देखिए बैरियम सल्फेट जो प्रोडक्ट बन रहा है, एक तो ये सॉलिड फॉर्म में बन रहा है तो चेंज इन स्टेट भी हुआ, और दूसरा ये कि ये व्हाइट कलर का पीपीटी है, व्हाइट कलर का इनसॉल्युबल प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे कलर में चेंजेस हुआ। ये दोनों तो एक्वस था, ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट, बट वहां पर जो एक प्रोडक्ट बना वो व्हाइट कलर का बना। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, मतलब नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं।
पोटाशियम आयोडाइड एक्वस लीड नाइट्रेट एक्वस। आफ्टर द रिएक्शन क्या बना, पोटाशियम नाइट्रेट एक्वस लीड आयोडाइड सॉलिड बना जो कि येलो कलर का है। तो यहाँ पर चेंज इन स्टेट भी हुआ, दो एक्वस रिएक्टेंट मिलकर के एक एक्वस प्रोडक्ट बनाया और दूसरा सॉलिड प्रोडक्ट बनाया जो कि इनसॉल्युबल था और वो येलो कलर का है। तो चेंज इन कलर भी हुआ। ये जो आप देख रहे हो लीड आयोडाइड, ये आपको सॉलिड है, वो भी येलो कलर का। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, ये एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, पोटाश लीड नाइट्रेट सॉरी जो कि यहाँ पर था PbN3 का होल 2। लीड नाइट्रेट सॉलिड होता है, यहाँ पर तुम वाटर में डाल देंगे तब ना एक्वस हो गया। लीड नाइट्रेट को लीजिए, सॉलिड फॉर्म में व्हाइट कलर का होता है और उसको हीट कीजिए। तो लीड नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे तो यहाँ पे एक रिएक्टेंट है और 3 प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन है। तो 3 प्रोडक्ट बनेगा, लीड आयोडाइड सॉरी लीड ऑक्साइड सॉलिड। तो देखिए फिर सुनिए, लीड नाइट्रेट सॉलिड को हीट किए तो बना लीड ऑक्साइड PbO सॉलिड व्हाइट कलर का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस। आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये ब्राउन कलर का एक गैस है। तो इस रिएक्शन में एक गैस रिलीज होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि ब्राउन कलर का एक गैस है। तो यहाँ पर चेंज इन कलर हुआ, रिएक्टेंट तो व्हाइट कलर का सॉलिड था बट एक प्रोडक्ट का कलर क्या हो गया, ब्राउन कलर। तो चेंज इन कलर हुआ। दूसरी बात यहाँ पे चेंज इन स्टेट भी हो रहा है। जो दो प्रोडक्ट है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और डाइऑक्सीजन इट मींस O2, वो दोनों गैसियस फॉर्म में है। तो कहने का मतलब ये है कि आफ्टर द रिएक्शन स्टेट भी बदल सकता है और कलर में भी चेंजेस आ सकता है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर का एक गैस है और ये पॉइजनस होता है। और कई बार एग्जामिनेशन में नीचे वाला जो रिएक्शन है ये बड़ा VBI है, इसका कभी कभी बैलेंसिंग पूछता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। यानी तो इस इक्वेशन का, इस रिएक्शन का प्रिकॉशन पूछता है कि लेबोरेटरी में इस रिएक्शन को परफॉर्म करते समय क्या क्या प्रिकॉशन करना चाहिए। और ये मैं आपसे भी सवाल पूछूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर कीजिएगा। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा या उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। तो ये था आपको चेंज इन कलर का एग्जांपल जिसमें चेंज इन स्टेट भी हो रहा है। आप इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अब हम लोग अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन। आफ्टर द केमिकल रिएक्शन आपको गैस भी रिलीज होता है। तो देखिए HCl एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको रिएक्ट कराना किससे, जिंक से। तो रिएक्टिविटी में ना जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है। मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा और प्लेलिस्ट भी देखिएगा मेरे चैनल का, आपको बहुत मजा आने वाला है उसमें। तो जिंक की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो जब जिंक HCl से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगा और 2 प्रोडक्ट बनेगा, ZnCl2 बनेगा एक्वस और हाइड्रोजन गैस बनेगा। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और इस रिएक्शन के बाद ना हीट भी रिलीज होता है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। आप यहाँ पर देख सकते हो इस रिएक्शन में आफ्टर द रिएक्शन हाइड्रोजन गैस, ये गैस के फॉर्म में क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। तो आपने देखा इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस बन करके निकल रहा है, स्किप कर रहा है। तो आफ्टर द रिएक्शन हीट भी रिलीज हो रहा है, गैस भी रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो चेंज इन टेम्परेचर भी हो रहा है एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो रहा है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं, लीड नाइट्रेट। पहले मैंने इसका एग्जाम्पल दिया, सॉलिड व्हाइट कलर का है। इसको जब हीट करेंगे तो 3 प्रोडक्ट बनेगा, लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। तो जो लीड ऑक्साइड है ये सॉलिड के फॉर्म में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस। तो आप यहाँ पर देख सकते हो आफ्टर द रिएक्शन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये दोनों गैस है, गैस बनकर के स्किप कर रहा है, मतलब इवोल्यूशन ऑफ गैस इस रिएक्शन में हो रहा है। मैंने ऑलरेडी बताया है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर का एक गैस है। तो यहाँ पर चेंज इन कलर भी हो रहा है, यहाँ पर चेंज इन स्टेट भी हो रहा है, सॉलिड गैस में कन्वर्ट कर रहा है और यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो रहा है। क्लियर हुआ? तो कुछ एग्जांपल्स थे ये। तो जब भी कभी रिएक्शन होता है ना तो 5 आइडेंटिफिकेशन में कोई ना कोई एक आइडेंटिफिकेशन आना जरूरी है। कभी कभी पांचों का पांचों आइडेंटिफिकेशन आ जाता है तो हम समझ जाएंगे कि रिएक्शन हुआ है। आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। और अब यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। अब ये पीपीटी का क्या मतलब होता है? एक्चुअली पीपीटी स्टैंड फॉर प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट का मतलब होता है इनसॉल्युबल प्रोडक्ट।
देखिए कई बार रिएक्शन होने के बाद कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं और वो बॉटम में जाकर के सेटल डाउन कर जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने ये पहले भी बताया है, सोडियम सल्फेट एक्वस ले लेना है, ये ट्रांसपेरेंट है। सोडियम सल्फेट ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट होता है। बैरियम क्लोराइड भी ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट होता है। बैरियम क्लोराइड एक्वस ले लेना है, इन दोनों को रिएक्ट कराना है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, दो प्रोडक्ट बनेगा, सोडियम क्लोराइड एक्वस और बैरियम सल्फेट। ये जो बैरियम सल्फेट आप देख रहे हो, ये बैरियम सल्फेट व्हाइट कलर का इनसॉल्युबल प्रोडक्ट है, मतलब ये प्रिसिपिटेट है, जिसको डाउनवर्ड एरो से दिखाते हैं। सिमिलरली एक और रिएक्शन मैंने बताया था आपको, रिएक्शन बताया था पोटाशियम आयोडाइड प्लस लीड नाइट्रेट PbNO3 होल 2। इन दोनों को जब रिएक्शन किया था तो क्या बना था, इन दोनों को रिएक्शन किया था तो बना था आपको यहाँ पर एक प्रोडक्ट बना था जिसका नाम था पोटाशियम नाइट्रेट KNO3 प्लस लीड आयोडाइड PbI2। मैंने बताया था ये लीड आयोडाइड आपको येलो कलर का एक प्रिसिपिटेट है। तो कई बार रिएक्शन के बाद एक ऐसा प्रोडक्ट बनता है जो इनसॉल्युबल होता है, जिसको हम लोग प्रिसिपिटेट कहते हैं। तो यहाँ पर नीचे वाले रिएक्शन में तो चेंज इन कलर भी हो रहा है, ऊपर वाले में भी चेंज इन कलर हो रहा है, व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट बन रहा है, नीचे में येलो कलर का बन रहा है। तो हम ये कह सकते हैं आफ्टर द रिएक्शन चेंज इन कलर होगा, चेंज इन स्टेट होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट होगा या चेंज इन टेम्परेचर होगा। हीट रिलीज हुआ तो एक्सोथर्मिक, हीट एब्जॉर्ब हुआ तो एंडोथर्मिक। तो ये 5 आइडेंटिफिकेशन था रिएक्शन होने के लिए। इन पांचों में से कोई एक भी चीज अगर दिखेगा मतलब रिएक्शन हुआ, पांचों में से कुछ नहीं दिखा तो मतलब रिएक्शन नहीं हुआ। क्लियर हुआ ना, आ गया मेरा बात समझ में। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूं, मैं अपने पाम को अगर रब करता हूं तो मेरा पाम गर्म हो जाता है, मतलब इवोल्यूशन ऑफ हीट हुआ, चूंकि फ्रिक्शन हुआ। तो क्या केमिकल रिएक्शन हुआ? यहाँ पर भी केमिकलेशन नहीं हुआ है, क्योंकि रिएक्शन होने के लिए एक और चीज है जो मेन चीज है। वो मेन चीज क्या है? पुराने बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना। तो रिएक्शन होने के लिए पहला क्राइटेरिया तो ये चीज है, बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना। मतलब ओल्ड थिंग्स ही न्यू थिंग्स में कन्वर्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे हैंड्स को रब किया तो हीट तो रिलीज हुआ, बट पुरानी चीजें नई चीज में कन्वर्ट नहीं ना की। तो मैंने बॉन्ड का केमिकल रिएक्शन का मीनिंग बताया है। केमिकल रिएक्शन स्टैंड फॉर ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। पुराने बॉन्ड का टूटना, नए बॉन्ड का बनना। जैसे यहाँ पर देखो, ये दोनों रिएक्टेंट था, इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूटा, दो नया प्रोडक्ट बना, तो नया बॉन्ड बना। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि पुरानी चीजें नई चीज में कन्वर्ट कर रही हैं, और जो मैंने 5 क्राइटेरिया बताया है वो हो रहा है या नहीं, तभी रिएक्शन होगा, वरना रिएक्शन नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का ऑप्शन जो है उसको जाके क्लिक कर दीजिए, क्योंकि मैं एजुकेशन से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूं। और आप मेरा प्लेलिस्ट देखना ना भूलें, इस चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, तो जाकर के प्लेलिस्ट देखिए। सबसे पहले केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का और फिजिक्स का। और दूसरी बात कि इस चैनल का डिस्क्रिप्शन जरूर देख लीजिएगा, और इस वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन देखिए, आपको बहुत सारी नॉलेजेबल चीजें उस पर भी मिलेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।